अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप सब के लिए क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 का कोड्स ऑफ अ सर्कल का थ्योरम नंबर 2 लेकर आई हूँ। इससे पहले कि हम थ्योरम की तरफ चले, मैं आपको इससे पहले कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स का हमेशा यही गिला होता है कि हम बोर्ड में एग्ज़ाम में अक्सर हम कैसे हमें पता चल सकता है कि ये जो थ्योरम है ये कौन सा वाला है। हम अक्सर स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें मालूम नहीं हो सकता कि हम कौन सी थ्योरम लिखे, कौन सा थ्योरम ना लिखे। और थ्योरम बहुत से बच्चों का ये भी मुझे कमेंट्स मिले हैं कि थ्योरम्स जो है हम याद करते हैं, हम बगैर समझे कैसे याद कर सकते हैं, और अगर हम समझ ले तो हम कैसे याद कर सकते हैं, हमें याद नहीं हो रहे। तो मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही आसान तरीके लेकर आई हूँ जिसको फॉलो करते हुए इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर थ्योरम याद कर सकते हैं। हमारे पास थ्योरम में जो फर्स्ट, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि हमारे पास जो थ्योरम में होती है सबसे पहले स्टेटमेंट में होती है। अगर हम स्टेटमेंट क्लियर कर लें तो हमारे पास जो ये आगे थ्योरम होती है वो हल करना मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले हमारे पास थ्योरम में स्टेटमेंट दी हुई है, अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो कि नीचे की तरफ आ रही है सेंटर ऑफ अ सर्कल की, टू बाइसेक्ट अ कोड, जो कि कोड को बाइसेक्ट कर रही है, विच इज नॉट अ डायमीटर, जो कि डायमीटर नहीं है, इस परपेंडिकुलर टू द कोड, वो परपेंडिकुलर है टू द कोड की। तो अभी हम इस स्टेटमेंट को पहले समझेंगे कि स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट में हमने सीखना है कि कोड क्या होता है और बाइसेक्ट क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले कि हम थ्योरम की तरफ चले, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहती हूँ जिसको फॉलो करने के लिए, फॉलो करते हुए ना सिर्फ थ्योरम नंबर 2 बल्कि हम सारे थ्योरम कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बेसिक हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये हमारे पास एक सर्कल है, ये मैंने होल सर्कल ड्रॉ किया है। ये सर्कल का मिड पॉइंट होता है, सर्कल का मिड पॉइंट। जो लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, सर्कल के एक कॉर्नर से स्टार्ट होते हुए सर्कल के सेंटर से गुजर के सर्कल के दूसरे कॉर्नर को टच करे, इसे डायमीटर कहते हैं। डायमीटर सर्कल के बिल्कुल सेंटर में से गुजरती है, बिल्कुल सेंटर में से जो सर्कल की लाइन गुजरे, एक कॉर्नर से गुजरते हुए सेंटर को टच करके नेक्स्ट कॉर्नर को टच करे, उसे डायमीटर कहते हैं। सर्कल के जो एक कॉर्नर को, सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्नर को टच करे, यानी एक पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको टच करे, इसे हम टीगेंट कहते हैं, टीगेंट। लेकिन कोड हमारे पास क्या होता है? कोड हमारे पास ये एक पॉइंट है, ये इसका दूसरा पॉइंट है, यहां से मैं लाइन स्टार्ट करती हूँ, यहां तक फिनिश करती हूँ, इट्स मीन ये हमारे पास कोड है। कोड कहीं से भी लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि नीचे से स्टार्ट हो। कोड में यहां से भी स्टार्ट करके यहां तक भी लेके जा सकती हूँ, ये भी मेरे पास कोड है। कोड का मतलब ये होता है कि सर्कल के एक कोने से दूसरे कोने तक टच करे, उसे कोड कहते हैं। डायमीटर की भी यही डेफिनेशन है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में। डायमीटर जो है वो बिल्कुल सेंटर में से गुजरता है, सेंटर में। ये जो होल हमारे पास सर्कल है, इसका जो होल एरिया, इसे सरकमफेरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस यानी एक सरकमफेरेंस को टच करते हुए डायमीटर जब होल में से सेंटर में से गुजरती है तो वो डायमीटर होती है। और कोड भी दो पॉइंट्स पे मुश्तमिल होती है, लेकिन ये सेंटर में से नहीं होती। इसी तरह ये हमने बाइसेक्टर, दूसरा हमने पढ़ा था बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है? बेसिकली हमारे पास दो पॉइंट है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगाए हुए, मेरे पास ए और बी दो पॉइंट है। इसको ये जो लाइन है, ये वाली लाइन बिल्कुल बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये इसको बीच में से काट रही है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है टू, एंड सेक्टर मीन काटना। सेक्टर मीन कट करना, सेक्टर मीन कट करना। ए और बी को जो लाइन कट कर रही है इसे बाइसेक्टर कहते हैं। और ये जिस पॉइंट पे कट कर रही है, जिस पॉइंट पे, इसे हम एम कहते हैं। एम मीन मिड पॉइंट, ये हमारे पास मिड पॉइंट है क्योंकि ये इसको कट कर रही है। और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है? जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए, डायरेक्टली 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब हम चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। स्टेटमेंट में बताया गया था कि एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास जो कि सेंटर में सर्कल के नीचे की तरफ आ रही है और बाइसेक्ट कर रही है कोड को, जो कि कोड को बाइसेक्ट कर रही है
इज अ परपेंडिकुलर टू द कोड, और वो कोड के परपेंडिकुलर है। यहाँ तक जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये तो उन्होंने हमें दी हुई है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द कोड ये हमने प्रूफ करना है। मैं बताती हूँ स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। स्टेटमेंट में कहा गया है अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। यहाँ से क्या कहा गया, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो कि कहाँ से आ रही है, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर में से ड्रॉन करिए एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर में से ड्रॉन कर रही है टू बाइसेक्ट अ कोड, एक कोड को बाइसेक्ट करते हुए। तो कोड हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा, कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये है कोड, ये हमारे पास ए बी कोड हो गया, और ये जो सेंटर में से गुजर रही है हमारे पास बाइसेक्ट कर रही है। और आगे क्या कह रहे हैं, इज अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाना टू द कोड, क्या वो कोड के 90 डिग्री के एंगल पर है, यानी वो परपेंडिकुलर है, हमने ये प्रूफ करना है। आप लोग ने थ्योरम को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट से ही हमारे पास गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन सब कुछ निकलता है। गिवन में हमने वही कहना होता है जो हमें उन लोगों ने दिया होता है। जैसे कि अब यहाँ पे दिया हुआ है m इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कोड, हमें पता है, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि m हमारे पास मिड पॉइंट होता है, तो हमें पता है m हमारे पास मिड पॉइंट है, उन्हें हमें दे दिया m हमारे पास मिड पॉइंट है ऑफ एनी कोड। कोड हमारे पास क्या था, a और b हमारे पास कोड है ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट o, हमारे पास सेंट्रल क्या है o, सेंटर पॉइंट हमारे पास o है। वियर कोड, जहाँ पे कोड ए बी इज नॉट द डायमीटर ऑफ द सर्कल, मैंने अभी आप लोग को प्रूफ किया कि डायमीटर सिर्फ वही होता है जो कि हमारे पास सेंट्रल से गुजरे। जब वो ए बी हमारे पास है, ये तो हमारे पास दो पॉइंट को टच कर रहे हैं, लेकिन ये सेंटर में से नहीं गुजर रहे, इट्स मीन कि ये हमारे पास डायमीटर नहीं है, इसलिए ये हमारे पास कोड है। कोड और डायमीटर में आप लोग ने गलती नहीं करनी, कोड भी दो पॉइंट्स का होता है, लेकिन वो सेंटर में से नहीं होता, इट्स मीन कि वो हमारे पास डायमीटर नहीं है, बल्कि वो हमारे पास कोड है। गिवन में आप लोग बेशक अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपने जो बुक में लिखा हो वही लिखें। मैंने बुक से लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग अपने यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या ही लिखना है, यही लिखना है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर ऑफ सर्कल का जो कोड है उसे बाइसेक्ट कर रहे, तो हमने लिखना है ओ एम इज़ द मिड पॉइंट टू एनी कोड ऑफ ए बी, और दूसरा ए बी इज़ नॉट अ डायमीटर, ठीक है। अब हमने टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमारे पास है ओ एम, क्या है ओ एम, सो जैसे कि स्टेटमेंट में बताया गया था कि इज परपेंडिकुलर टू द कोड, यानी कि वो क्या 90 डिग्री के एंगल पर है कोड के, जो हमारे पास लाइन है, कौन सी लाइन थी, ओ एम। तो प्रूफ में भी हमने यही करना है कि ओ एम इज द परपेंडिकुलर द कोड ए बी, ये जो साइन होता है, ये साइन, ये हमारे पास परपेंडिकुलर का साइन होता है, क्या वो ए बी का परपेंडिकुलर है, यही हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, हमने ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ, ए को बी में हमने बी से मिला दिया, और यहाँ पे ओ और ओ से हमने दोनों को मिला दिया है, और यहाँ पे हमने एंगल कौन से लिखा है, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये हमारे पास 1 एंगल हो गया और ये हमारे पास 2 एंगल हो गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमने स्टेटमेंट और रीज़न देने होती है, जैसे कि मैंने आप लोग को इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ थ्योरम नंबर 1 में। अगर किसी को समझ ना आया हुआ हो तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको बेहतर तरीके पर समझा सके। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल ओ ए एम। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल ओ ए एम, सॉरी ओ ए एम, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। जो ये 1 लिखा हुआ है, ये हमारे पास पूरी एक ट्राइंगल है। आप लोग जैसे कि देख सकते हो, अगर मैं इसको डिसअपियर कर दूं तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन रही है ओ ए एम इज कोरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ओ बी एम। तो ओ बी एम कौन सी है, ओ बी एम। अब नीचे हमने स्टार्ट किया कि इसमें क्या है। सबसे पहले हमने कहा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये हमने क्यों कहा, क्योंकि ये हमारे पास रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ये भी मैं आप लोग को बता दूं कि रेडी क्या होता है। रेडियस हमारे पास एक सर्कल में ड्रॉ करती हूँ,
जैसे कि मैं आपके पास यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास मिड पॉइंट है। मैं इस मिड पॉइंट से लाइन यहाँ से उठा के सेंटर से किसी भी एरिया सरकमफेरेंस के टच करती हूँ, ये हमारे पास रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस। ये मैं यहाँ पे टच करती हूँ, यहाँ पे टच करती हूँ, सेंटर पे सीधी टेढ़ी तिरछी जैसी भी टच करती हूँ, इनका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, हर एक का सेम होगा। क्योंकि हमें पता है हमारे जो पूरी रिवोल्यूशन होता है एक पूरे सर्कल का, वो हमारे पास 360 डिग्री का होता है। अगर हम हर इसको इक्वल, हम जब एक जगह पे प्रकार रख के अपना सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो पूरे 360 डिग्री में घूम जाता है। इट्स मीन कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगाती हूँ और यहाँ पे एक लगाती हूँ तो इन दोनों का जो ये डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल ही होगा, क्योंकि सारे ये 360 डिग्री में डिवाइड हो सकते हैं और हर डिग्री में इक्वल ही डिस्टेंस आता है। किसी भी एक सर्कल के अगर दो रेडी हो तो वो हमेशा ही इक्वल रहेंगे, या आप लोगों ने रट लेना है। क्योंकि रेडी जो एक सर्कल के होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से डिफरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि वो 360 डिग्री का पूरा एक सर्कल होता है और उसमें हर एक रेडी का एक दूसरे से बराबर का फासला होता है। देयर आर ऑलवेज एवरी रेडी इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अदर। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि अगर ये रेडी ऑफ द सेम सर्कल है, इट्स मीन के दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्योंकि ये जो है हमारे पास, ये भी सेंटर से उठा यहाँ तक कॉर्नर तक टच हुआ, ये भी यहाँ तक टच हुआ, इट्स मीन ये दोनों रेडियस है, रेडी है, और रेडी हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है? ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट बी एम। हमारे पास ए एम क्या है? ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ए एम और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए एम है। और ये हमें कहाँ दिया था? गिवन में। गिवन में हमने पढ़ लिया था एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कोड। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है ए बी के मिड पॉइंट अगर होगा बाइसेक्टर तो वो किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेगा। अगर फर्ज करें मेरे पास ये पेन है, मैं इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करूंगी, मैं यहाँ सेंटर से काटती हूँ इसको, सेंटर से, इट्स मीन कि ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला ये भी इक्वल होगा, ये वाला भी पोर्शन इक्वल होगा, क्योंकि मैं इसको मिडल से काट रही हूँ ना कि ऊपर से। अगर फर्ज करो मैं यहाँ से काटती हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से टॉप से काटती हूँ, तो मेरे पास ये टॉप वाला हिस्सा कम होगा और ये जो लोअर हिस्सा है ये ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने इसको बाइसेक्ट नहीं किया, मैंने इसको एज इट इज़ बस काट दिया। अगर किसी चीज़ को बाइसेक्ट किया जाता है, मैंने आपको कहा बाइसेक्ट किया जाता है, जैसे ए इसमें कहा गया, ये बिल्कुल सेंटर में से दो चीज़ों को बराबर फासले में काट देता है। इट्स मीन कि इस ए और एम का और एम और बी का फासला इक्वल होगा, क्योंकि वो बाइसेक्ट हुआ है। दरम्यान में से किसी भी चीज़ को आप इक्वल पार्ट में काट ले तो उन दोनों का फासला हमेशा बराबर ही होता है, और ये हमने गिवन में प्रूफ कर चुके थे। अब थर्ड हमारे पास क्या कहा गया है? ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। मेजरमेंट ओ एम हमारे पास कौन सा है? मेजरमेंट ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। क्योंकि ये ओ एम जो है, अगर मैं यहाँ से डिसअपेयर करती हूँ इस वाले ट्राइंगल को, तो ये जो दूसरा एंगल है ओ ए एम, इसमें भी ओ एम इंक्लूडेड है, और अगर मैं यहाँ से हटाती हूँ तो भी इसमें ओ बी एम, इसमें भी ओ एम इंक्लूडेड है, क्योंकि ये ओ एम दोनों का परपेंडिकुलर है। हमने यही प्रूफ करना है कि क्या ओ एम इज अ परपेंडिकुलर। तो हम जब अगर प्रूफ करेंगे, इट्स मीन कि ये दोनों के दरमियान लाई कर रहा है, तो ये इसके साथ भी इंक्लूडेड है और इसके साथ भी इंक्लूडेड है। किसी भी दो चीज़ों के दरमियान लाई होने वाली चीज़ हमेशा दोनों में इंक्लूडेड होती है। फर्स्ट करें, मैं अगर बोल देती हूँ एक हाउस है हमारे पास, फर्स्ट करिए मेरे पास एक हाउस है और इसके साथ ये दूसरा हाउस भी कनेक्टेड है, यानी समझिए ये मेरा हाउस है, इट्स माय, और ये आपका है, ठीक है। ये हाउस है दोनों, इसके दरमियान में जो दीवार है, ये दीवार अगर गिरेगी तो दोनों हाउस को मसला होगा, क्योंकि ये सेंट्रल है, ये इन दोनों का सेंटर है, ये इसमें भी है, इसकी भी ये दीवार है, एक ही दीवार है ना, तो ये इसकी भी साथ भी इंक्लूड है, मेरे घर के साथ भी और आप लोग के घर के साथ भी, क्योंकि ये सेंटर में एज इट इज। अगर इसको कुछ होगा तो मुझे भी नुकसान होगा, आपको भी होगा, एज इट इज यही भी है। अगर ये ओ एम है तो ये ओ ए एम के साथ भी है और ओ बी एम के साथ भी, यानी ये दोनों के साथ इंक्लूड है, क्योंकि ये एक ही दीवार की शेप है, एक ही दीवार है दोनों में। तो इसलिए हमने आगे क्या लिख दिया? कॉमन, क्योंकि हमें पता है ये है इसमें कॉमन है, ठीक है। अब हमने आगे क्या कहा? ट्राइंगल ओ ए एम इस कॉन्ग्रेंट। ये जो साइन होता है, ये डबल इक्वल डाल के ऊपर ये अलमदा की शेप, इसे कॉन्ग्रेंट कहते हैं।
इज अ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एम। ओ बी एम के ये इक्वल क्यों है? क्योंकि ये देखिए ओ ए एम इज इक्वल टू ओ बी एम, ये हमने बताना है क्योंकि ओ ए एम, अगर इसका हमने आपसे ये यही कहना था कि एक ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 6 कंपोनेंट्स। 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। एक एंगल ये हो गया 1 एंगल, ठीक है, ये 1 एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया एंड ये तीसरा एंगल हो गया, ठीक है। 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं, ठीक है। अगर 3 एंगल और 3 साइड मिलके 6 कंपोनेंट्स बनाते हैं, इनमें से अगर 3 चीजें भी एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हो जाए, इट्स मीन कि वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब फर्ज करें ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और ये मेरे पास दूसरा ट्राइंगल है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और ये मेरे पास दूसरा ट्राइंगल है। इसका ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। 1 2 3, 1 2 3, और ये एक साइड है, ये 2 साइड है और ये तीसरा साइड है। ये इसका फर्स्ट साइड है, ये इसका सेकंड साइड है, सॉरी ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है एंड ये थर्ड साइड है। अगर इसके एक साइड यानी ये सी वाला एक साइड, एक ये एंगल और ये दूसरी साइड, इसके एक साइड, एक एंगल और एक दूसरे साइड के इक्वल हो जाए, इट्स मीन कि इसकी 3 चीजें इनके 3 चीजों से इक्वल हो गई, तो ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है। हम दूसरी 3 चीजों को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि 3 इक्वल हो गई, इट्स मीन दूसरी 3 भी इक्वल ही होंगी। इसी तरह अगर एक एंगल 2 साइड या 2 साइड एक एंगल या तीनों एंगल या तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हो जाएंगे, इट्स मीन कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसी तरह जैसे कि हमने पहले 3 चीजें प्रूफ कर चुकी हैं। पहली ओ ए ओ बी, यानी पहला हमने प्रूफ किया ओ ए मेजरमेंट ओ ए मेजरमेंट ओ बी, हमारे पास मेजरमेंट ओ ए ओ बी यानी एक साइड इसके इक्वल हो गया। फिर हमने प्रूफ किया मेजरमेंट ए एम ए बी 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 एम, ए एम बी एम, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। अब थर्ड हमने क्या कहा? ओ एम ओ एम, ओ एम भी हमारे पास प्रूफ हो चुका। इट्स मीन कि ये ट्राइंगल ओ एम एंड ओ बी एम ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि इसकी क्या प्रूफ हो चुकी है? तीनों साइड हमने प्रूफ की, इसमें कोई भी एंगल हमने प्रूफ नहीं किया कि वो इक्वल है। हमने क्या प्रूफ किया? मेजरमेंट अगर किसी चीज के साथ लगती है और ऊपर ये लाइन सेगमेंट, इट्स मीन कि वो हमारे पास एंगल नहीं होता, वो हमारे पास साइड होती है। सो हमने प्रूफ कर चुके हैं। एक हमारे पास ये हो गया, दूसरी एंड तीसरी। इट्स मीन कि हमने 3 साइड प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल ओ एम के 3 साइड एंगल ओ बी एम के तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ बी एम, यानी साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, क्योंकि हमने तीनों साइड प्रूफ किए। ओ ए भी हमारे पास साइड था, ए एम भी हमारे पास साइड था और ओ एम भी हमारे पास साइड था। इसमें एंगल हमने प्रूफ नहीं किया। ये तो हमारे जो आपस में ट्रायंगल थे वो तो प्रूफ हो चुके हैं, लेकिन हमने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था? इस परपेंडिकुलर टू द कोड, क्या वो परपेंडिकुलर है कोड का? तो हमने वो प्रूफ करना है। तो हम जाते हैं प्रूफ करने के लिए। हम देखते हैं हमारे पास क्या है, मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2। अब हमारे पास एंगल 1 कौन सा है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हमने क्यों कहा? रीजन में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब कोरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं? हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े हुए हैं। एक अगर इस साइड पर एंगल है और एक उस साइड पर एंगल है, इट्स मीन ये दोनों दूसरे के इक्वल है क्योंकि वो कोरस्पॉन्डिंग है। ये वाला इक्वल है, इट्स मीन ये वाला भी इक्वल ही होगा, ये वाला भी इक्वल होगा। अगर मैं लिखती हूँ, फर्स्ट करो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। अगर इसका ये साइड और इसका ये साइड है तो इट्स मीन अगर ये इक्वल है, ये 9 सेंटीमीटर का है, तो ये दूसरा एंगल भी 9 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है, क्योंकि ये इसका ये एंगल और ये इसका एंगल है, ये एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग है। ये नहीं कि आप लोग कहें
जी साथ में, तो इट्स मीन नो। कोरस्पॉन्डिंग है, अगर ये यहाँ पे एंगल होता और एक यहाँ पे होता तो भी ये दोनों प्रूफ हो चुके होते हैं कि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इट्स मीन ये इक्वल है। हमने फिर क्या किया, मेजरमेंट एंगल 1 मेजरमेंट 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए एम बी। 1 और 2 को प्लस करें तो हमारे पास क्या बनता है, ए एम बी। ये हमने क्यों कहा, और ए एम बी किसके इक्वल है, 180 के। जैसे कि आप जानते हैं 180 का एंगल क्या होता है, 180 का एंगल स्ट्रेट एंगल होता है। कितना कितना होता है, स्ट्रेट एंगल। 180 का एंगल है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। स्ट्रेट एंगल जिसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, सप्लीमेंट एंगल कहते हैं, सप्लीमेंट, ये हमारे पास सप्लीमेंट एंगल होता है। सप्लीमेंट एंगल क्या होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। 180 डिग्री का एंगल जो होता है हमारे पास होल, ये हमारे पास सप्लीमेंट एंगल होता है। तो आप लोग क्या डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ए और बी का जो ये फासला है यहाँ से आता है कि बिल्कुल स्ट्रेट में, इट्स मीन कि ये हमारे पास सप्लीमेंट एंगल है। और हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि ये दोनों इस पे लाई कर रहे हैं तो इट्स मीन कि दोनों को प्लस करके ही हमारे पास 180 आएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 180, क्योंकि वो हमारे पास 180 का होता है तो इट्स मीन हमारे पास 180। और हमने क्या लिखना है, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि हमें पता है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इसलिए हमने लिख लिया कि ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स है। और ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 2। इसके बाद हमने क्या लिखना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90। ये हमने क्यों लिखा, इक्वेशन 1 और 2 को यूज करते हुए। 1 हमारे पास क्या था कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, प्लस था। इट्स मीन कि अगर हमारे पास एक एंगल, दो एंगल, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास दो एंगल है, एक एंगल है दूसरा एंगल है, और वो कितना बन रहा है, 180। दो एंगल है मेरे पास और वो 180 के इक्वल बन रहे। सप्लीमेंट्री एंगल्स ना बेसिकली वो होता है कि दो एंगल, ऐसे दो एंगल होने चाहिए जिनको प्लस करने से, जिनको सम करने से मेरे पास, जिन दो एंगल्स को सम करने से मेरे पास 180 डिग्री आ जाए, वो मेरे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो फर्स्ट करें, मेरे पास एक एंगल है, दूसरा एंगल है, और वो किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो मैं क्या करती हूँ, यानी ये दो हिस्सों में प्लस होंगे तो 180 आएगा, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एंगल को छोड़ देती हूँ। और मेरे पास कितने एंगल थे, दो एंगल थे, कितने थे, दो। तो 180 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 90 आता है। इट्स मीन कि एक एंगल मेरे पास 90 का है, दूसरा भी 90 का है, क्योंकि वो 90 एंगल्स बना रहे। अगर दो एंगल्स 180 के हो सकते हैं तो ये नॉर्मली बात है कि एक एंगल 90 का होगा, क्योंकि उसको हम डिवाइड कर लेते हैं ना। अगर मेरे पास दो एंगल है, दो एंगल को प्लस करने से मेरे पास 20 बनता है, तो इट्स मीन ये नॉर्मल है कि एक एंगल मेरे पास 10 हो और दूसरा एंगल भी 10 हो, क्योंकि दोनों को प्लस करने से 20 बन जाएगा। इसी तरह अगर दो एंगल प्लस करने से 180 बनता है तो इट्स मीन कि एक एंगल को जो होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो एक एंगल भी 90 डिग्री का है, दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का है, तो इसलिए हमने लिख लिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इट्स 90 डिग्री। और हमने इक्वेशन 1 और 2 प्रूफ किया। और मैंने आप लोग को जैसे फर्स्ट में ही बता दिया था कि परपेंडिकुलर उसे कहते हैं जो कि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाए, जो कि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाए, वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमने नीचे लिख लिया, क्योंकि हमारे पास एंगल 1 जो है वो भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो एंगल 2 है वो भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इट्स मीन कि ये प्रूफ हो चुका है, लाइन मेजरमेंट ओ एम इज द परपेंडिकुलर टू कोड ए बी, जो कि हमारे पास प्रूफ करना था कि इस परपेंडिकुलर टू द कोड। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे, और अगर कोई मसला इसमें दरपेश हो या कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम आपकी उस गलती को या अपनी इस गलती को क्लियर कर सके। थैंक यू वेरी मच।